हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तो हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 2 बाय कोरल पब्लिशर्स और पाठ का नाम क्या है, वर्ण विचार। तो आज हम करेंगे वर्ण विचार। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है, जैसा कि हमने अभी पिछले पाठ में पढ़ा था, भाषा के बारे में पढ़ा था, उसका उच्चारण कैसे होता है, ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा का जो उच्चारण होता है वो होता है ध्वनियों से। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है, यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। अब प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग विशेष चिन्ह होता है। अब उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, वर्ण कहते हैं उस चिन्ह को। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और ये जो वर्ण है सबसे छोटी इकाई है। संसार में अनेक ध्वनियाँ प्रचलित हैं। मनुष्य के मुख से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। अब सभी के मुख से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, सभी तो एक जैसी ध्वनियाँ नहीं निकाल सकते, तो सबके मुख से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं हैं। तो ये जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं, क्या ये सभी वर्ण हैं? नहीं। भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत करके उनके चिन्ह अंकित किए गए हैं। अब भाषा में क्या किया गया है कि जितनी भी ध्वनियाँ हैं, इन सभी ध्वनियों को तो मान्यता नहीं मिली है, सभी वर्ण नहीं हैं। कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत किया गया और उनके चिन्ह अंकित किए गए। वर्ण जो है वो छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि है और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, प, य, उ आदि। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं ये हिंदी वर्णमाला। आइए पढ़ें इसे। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, षटकोण वाला श, स, ह, ड़, ढ़। ठीक है बच्चों, ये है हमारी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण। अन्य प्रचलित वर्ण, अब इन 48 वर्णों के अतिरिक्त जो प्रचलित वर्ण हैं वो कौन से हैं? इन 48 वर्णों के अतिरिक्त ज, फ आदि वर्णों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो 48 हैं हमारे वर्ण, इसके अतिरिक्त भी जो वर्ण हैं उनका प्रयोग भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे तेज, तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाश, आभा। अब अगर हम ज के नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये बन गया तेज, तो इसका मतलब हुआ गति से संबंधित। गजल, बाजार आदि का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को अपना लेने के कारण प्रचलन में आया है। जब हम बड़ा लिखते हैं और उसके ऊपर बिना बिंदी वाला एक चांद बनाते हैं तो इसको कैसे हम उच्चारित करते हैं? आ। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन शब्दों को अपना लेने के कारण ही यह प्रचलन में आया। ये आ और ओ के मध्य की ध्वनि है। बड़ा आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है वो है आ। जैसे ऑफिसर, कॉलेज, डॉक्टर, बॉटल, हॉस्पिटल आदि, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं अंग्रेजी के शब्द हैं, तो इसमें हम ये आ का प्रयोग करते हैं।
अब पढ़ते हैं बच्चों वर्ण भेद। हिंदी में वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण करते किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में ही संपूर्ण होता है, उसे कहा जाता है स्वर। जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण हैं। ऐसे वर्ण जो हैं वो हैं 11, जिन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, इ, उ, री। ये चारों वर्ण ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, या तो ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से दोगुना समय जब लगता है तो वो स्वर हो जाते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। 4 हैं ह्रस्व स्वर और 7 हैं दीर्घ स्वर। अगला आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगा दीर्घ स्वर में, और ह्रस्व स्वरों से तिगुना जब समय लगता है, 3 गुना समय जब लगता है, तो वो हो जाते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों का प्रयोग पुकारने के लिए भी किया जाता है। जैसे भैया, ओम। ठीक है। इसमें ज्यादा समय लगा ना, आपको खींच के आपने बोला इसको, भैया, ओम। प्लुत स्वरों का प्रयोग पुकारने के लिए भी किया जाता है। जब हम आवाज देते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो उसके लिए प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं। स्वरों के जो मात्रा चिन्ह, हर स्वर का मात्रा चिन्ह निश्चित है। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। और इन चिन्हों का किसके साथ प्रयोग करते हैं? व्यंजन के साथ। व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं। व्यंजन जो स्वयं में होते हैं वो आधे होते हैं। इनके साथ स्वर लगने से ये पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही व्यंजन में स्वर लग जाता है वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि व्यंजन अपने आप में ही आधे होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, और इनका जब उच्चारण किया जाता है तो स्वरों के साथ ही किया जाता है। इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके साथ, व्यंजनों के साथ जो स्वर लगते हैं वो मात्राओं के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखें कैसे। अब ये सब स्वर हैं सभी, यहाँ मात्रा चिन्ह है इनके, फिर मात्रा प्रयोग है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, और ये है उदाहरण। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? क जमा अ, ये बन गया क। ठीक है। अब उदाहरण, कलम, पकड़। अगला है आ, बड़ा आ। तो इसका मात्रा चिन्ह देखिए, एक खड़ी लकीर। प्रयोग कैसे होता है? मात्रा प्रयोग कैसे किया जाता है? क जमा आ, क्या बन गया? का। और उदाहरण है काका, चाचा, आ। तो इसका मात्रा चिन्ह है खड़ी लकीर और ऊपर बिना बिंदी वाला चांद। प्रयोग कैसे होता है? क जमा आ, हो गया का। उदाहरण, कॉलेज, डॉक्टर। छोटी ई, मात्रा चिन्ह
एक खड़ी लकीर और आपके बाईं तरफ से इसका चिन्ह लगता है। तो क में जब छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? कि। उदाहरण, किस किनारा, बड़ी ई। सीधे हाथ की तरफ से आपके दाहिनी तरफ से ये मात्रा लगती है। क पे बड़ी की मात्रा क्या बन गया? की। उदाहरण, कीचड़, कीमती। अगला आता है बच्चों छोटा ऊ। यह है इसका चिन्ह। क में जब छोटा ऊ लगता है नीचे लगेगा ये छोटा ऊ की मात्रा, तो बन गया कु, कुछ, चुप। बड़ा ऊ, यह है इसका मात्रा चिन्ह। क में बड़ा ऊ की मात्रा कू। उदाहरण, कूच, बूझ। री, नीचे लगती है, देखिए मात्रा ऐसे। क में री लगाया तो क्री हो गया, कृपया, गृह। ए, एक ऊपर मात्रा लगेगी। अब उदाहरण क्या है? केरल और केला। ऐ, दो मात्राएं लगती हैं ऊपर। क में ऐ की मात्रा कै, कैसा, भैया। ओ, यह है मात्रा चिन्ह। क में ओ की मात्रा को, कोटर, तोता। आओ, औ की मात्रा चिन्ह। क में औ की मात्रा कौ, कौन, चौड़ा। अस्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता। अभी शुरुआत में हमने देखा कि अस्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। अस्वर व्यंजन के साथ मिलकर उनका उच्चारण करता है। जैसे श, अ, क्या बना? श। झ, अ, झ जमा अ, झ। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और अह ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर हैं और न तो व्यंजन है। अंग और अह स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहें, जिनका योग तो नहीं है लेकिन वो साथ में रहते हैं। अंग और अह स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। ना वो स्वरों में है ना व्यंजन में है, लेकिन उनके साथ प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार, इसका चिन्ह देखिए, एक बिंदी लगती है, मात्रा के ऊपर बिंदी लगती है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। वर्ण के ऊपर जब एक बिंदु लग जाता है तो वो होता है अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गंगा, संदेश, आरंभ, हंस आदि। अनुनासिक, इसका चिन्ह चांद और उस पे बिंदु, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसमें नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है, जैसे आंगन, हंस, मुंह आदि। अब आता है बच्चों विसर्ग। इसका चिन्ह कैसा होता है? देखिए, दो बिंदियां है। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे नमः, प्रायः, प्रातः, स्वतः आदि। फिर आता है हलंत। इसका चिन्ह ये है, जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता वहां हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। कोई भी ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है तो उसके नीचे एक हलंत लगा दिया जाता है, जिससे कि वो स्पष्ट हो जाए, जैसे चिन्ह, द्वंद्व, द्वितीय, विद्यार्थी आदि। व्यंजन, अब व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती उन्हें व्यंजन कहते हैं। सीधे गले से बाहर नहीं आती है, जिसमें जब हम उस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें जो वायु है, जो हवा है, वो सीधे गले से बाहर नहीं आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प आदि। अब आता है व्यंजनों के भेद। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन,
और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि वो कहीं छू कर आती है। ठीक है, वायु जो है वो कहीं छू कर आती है। कहाँ? कंठ में, तालु, मूर्धा या ओंठ को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, वो कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन। उनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर जाने से पूर्व मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। जब वो फेफड़ों से निकलती है हवा तो वो मुंह के कुछ भागों को छूती हुई बाहर आती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ड़ और ढ़ को मिलाकर स्पर्श व्यंजन 27 हैं। ड़ और ढ़ इन दोनों को मिला दें अगर तो कितने व्यंजन हैं स्पर्श व्यंजन? 27 स्पर्श व्यंजन हैं। आइए पढ़ते हैं इन व्यंजनों के बारे में, इन स्पर्श व्यंजन के बारे में। इधर व्यंजन लिखे हैं, फिर उनके वर्ग हैं, कौन से वर्ग के हैं और उच्चारण का स्थान क्या है। क, ख, ग, घ, ङ ये हैं क वर्ग। ठीक है, अब उच्चारण स्थान कंठ, गले से। च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग, इनका उच्चारण स्थान है तालु। ट, ठ, ड, ढ, ण ढ़, अढ़। ट वर्ग ये है मूर्धा। त, थ, द, ध, न ये है त वर्ग। और कहाँ है उनका उच्चारण स्थान? दांत। जब आप बोलिए त, थ सब आपका जो जीभ है आपकी कहाँ लगती है? दांतों पे लगती है और हवा दांतों को स्पर्श करके बाहर आती है। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। और इनका स्पर्श स्थान क्या है? उच्चारण स्थान है होंठ। अंतःस्थः व्यंजन। अंतःस्थः का अर्थ बीच में स्थित होना है। अंतःस्थः मतलब बीच में। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। अब इनका जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का है, इसलिए इन्हें अंतःस्थः कहते हैं, मतलब बीच का। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के स्पर्श से होता है। इन सभी जगहों के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। य, र, ल, व अंतःस्थः व्यंजन हैं। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। य, र, ल, व जो है वो अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा अर्थात गर्मी सी उत्पन्न होती है। अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो है वो गर्मी सी पैदा होती है। ऐसा मुंह में वायु टकराने से होता है। ऐसा क्यों होता है? जब वायु मुंह में टकराती है तो ऊष्मा, एक गर्मी सी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे शलजम वाला श, पेट कटा श, जिसे षटकोण वाला श कहते हैं। स, ह ये क्या है? ऊष्म मात्रा चिन्ह व्यंजन है। अब कुछ अन्य व्यंजन भी हैं बच्चों। संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अनेक हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, अब बहुत सारे हैं संयुक्त व्यंजन, उनमें से कुछ हम पढ़ते हैं। क जमा क्ष बन गया क्ष। वृक्ष, क्षमता, क्षमा। त जमा र बन गया त्र। पत्र, मित्र, त्रिशूल। त जमा त अधत, पुरत। संपत्ति, तत्व, कुत्ता। ज जमय क्या बन गया? ज्ञ। ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा। द जमय द्य, विद्या, उद्यान, उद्योग। श जमा र श्र, श्रम, विश्राम, श्रमिक। बच्चों अब आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? ये व्यंजन द्वित का मतलब होता है दो। दो समान व्यंजन आपस में मिले
तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत वाला और क, धक्का, चक्की, पक्का, मक्का। देखिए दो समान व्यंजन हैं ये। च जमा च, बच्चा, सच्चा, कच्चा, जच्चा। ज जमा ज, सज्जा, लज्जा, छज्जा। ट जमा ट, टट्टू, निखट्टू, मिट्टी, खट्टी। ड जमा ड, लड्डू, खड्डी, गुड्डी। प जमा प, चप्पा, चप्पल, थप्पड़, गप्पू। ल जमा ल, लल्लू, कुल्ला, गुल्ली, पल्लवी। तो ये थे द्वित व्यंजन। आइए बच्चों अब करेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अयोगवाह किन्हें कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं बच्चों जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक बार फिर से इस पाठ का अध्ययन करेंगे, आपको सभी उत्तर पाठ में ही मिल जाएंगे। तो ये आपका काम है पूर्ण करने का, तो इसे आप स्वयं करेंगे। तो आइए बच्चों अब करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। यहाँ कोष्ठक में दो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो सही शब्द है उससे हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सच्चा लल्लू व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, संयुक्त या द्वित्व? तो यहां लिखेंगे द्वित्व। क्या लिखेंगे, द्वित्व व्यंजन। का उच्चारण नाक से होता है, किसका, अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार। दीर्घ स्वर हैं, कितने हैं, 4 या 7? दीर्घ स्वर 7 हैं। अच्छा गड्ढा व्यंजन है, संयुक्त या द्वित्व? ये हैं संयुक्त व्यंजन। यहां लिखा हमने संयुक्त व्यंजन। वर्ण भाषा की सबसे इकाई है, कैसी इकाई है, छोटी या बड़ी? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 या 3? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। विसर्ग के आगे लगते हैं, स्वर या व्यंजन? विसर्ग व्यंजन के आगे लगते हैं। स्पर्श व्यंजन हैं 11, 27। स्पर्श व्यंजन 27 हैं, 27। ठीक है बच्चों। अब वर्णों के साथ लगे चिन्हों के आधार पर नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब देखिए वर्णों के साथ जो चिन्ह लगे हैं, यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसमें जो वर्णों के साथ चिन्ह लगाए गए हैं उनके आधार पर हमें इन्हें अलग अलग विभाजित करना है, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। मंगल, मंगल क्या है, अनुस्वार। तो क्योंकि नाक से आवाज आ रही है इसमें, मंगल। अद्भुत, अद्भुत में हलंत लगा है तो अद्भुत यहां आएगा, अद्भुत। ठीक है। प्रातः, प्रातः विसर्ग, विसर्ग लगाना है यहां पे, प्रातः। स्वतः, स्वतः में भी विसर्ग लगा है तो ये भी विसर्ग के आगे ही लिखेंगे हम। विद्यार्थी हलंत वाला शब्द है तो ये आया विद्यार्थी। ठीक है बच्चों। चंचल, नाक से आ रही है आवाज तो ये हो गया अनुस्वार। द्वितीय, द्वितीय विसर्ग, द्वितीय। कंगन, अनुस्वार, कंगन। और प्रायः विसर्ग, प्रायः। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित मात्रा लगाइए। अब
लू, तो क्या हो जाएगा? आलू। आ की मात्रा लग गई। कवि, क व पे छोटी ई की मात्रा, कवि। कुत्ता, क में छोटा उ की मात्रा, आधा त पूरा त में आ, कुत्ता। रस्ते, रास्ते। श्रृंगार, नहीं श्रृंगार, री श्रृंगार। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। भाषा का उच्चारण से होता है। किससे होता है भाषा का उच्चारण? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनि। भाषा का उच्चारण ध्वनि से होता है। वर्ण की सबसे छोटी इकाई होता है। व्याकरण, विचार, वर्णमाला, भाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के? 4, 7, 3, 2। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वरों का व्यंजन के साथ के रूप में भी प्रयोग होता है। स्वरों का व्यंजन के साथ किसके रूप में प्रयोग होता है? उदाहरणों, संयुक्त स्वरों, मात्राओं या ध्वनियों। मात्राओं के रूप में भी प्रयोग होता है। भाषा का उच्चारण से होता है। किससे होता है? अभी हमने किया स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनि। ध्वनि से। व्यंजन के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं व्यंजन के? 5, 4, 3, 7। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये पाठ? अच्छा लगा तो मिलेंगे फिर से एक नए पाठ के साथ। तो यहीं समाप्त होता है आपका ये पाठ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका अध्ययन कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आभार।